आगे निया को अपनी आंटी की काफी फिक्र हो रही होती है कि जब उसकी आंटी को उसके और पूरब के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी। उनका तो दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। तो पूरब यहाँ पर निया को समझाता है कि तुम्हारी आंटी इतनी भी कमजोर नहीं है जितना तुम उन्हें समझती हो। अगर हम उनसे अच्छे से बात करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी बात जरूर सुनेगी और हमारे रिश्ते को मंजूरी भी देगी। तुम बेकार में परेशान होना बंद करो। और पूरब ये कहकर निया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसे एक प्यारी सी रिंग भी पहनाता है जिसे उसने स्पेशली निया के लिए ही बनवाया होता है। तो निया जब उस रिंग को देखती है तो वो रिंग सच में काफी प्यारा होता है जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। तो पूरब उसे कहता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम्हें पता है मैंने सोचा था जब हमारी शादी हो जाएगी तब मैं तुम्हें ये रिंग पहनाऊंगा और उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी इस घर में आएंगे, लेकिन तुम तो बिना बात के ही मुझे छोड़कर चली गई और मुझे एक्सप्लेन भी नहीं किया। लेकिन छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा और हमेशा अपने पास रखूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तो निया जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है और वो पूरब को कहती भी है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब रियल है। मैंने तो सोचा था कि मेरी लाइफ में ये पल तो कभी आएगा ही नहीं। तो पूरब कहता है आज के बाद तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है बल्कि खुश रहने की जरूरत है, ठीक है। आगे पूरब और निया साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर पूरब निया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, उसके लिए रोज नाश्ता बनाता है, उसे अपने हाथों से खिलाता है और उसे बहुत पैम्पर भी करता है। तो निया को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि लाइफ में पहली बार वो इतना खुश रह रही होती है जिस वजह से वो फूले नहीं समा रही होती। दूसरी तरफ सान वानी को इतना बिजी देखता है तो वो उसके कामों में उसकी हेल्प करता है, यहाँ तक कि उसे नए नए आइडियाज भी देता है ताकि वो अपने दोस्त की वेडिंग को बहुत ही अच्छी तरह से प्लान कर सके। तो वानी जब ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि यहाँ पर सान उसकी बहुत ही हेल्प करता है और उसे बहुत ही अच्छा फील भी करवाता है। तो वानी ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सान को कहती है मेरे दोस्त की वेडिंग है और उसने बहुत ही स्पेशली मुझसे कहा है कि मैं इस वेडिंग को बहुत ही शानदार बनाऊं, इसलिए मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो सान कहता है कहो तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो वानी कहती है मेरे रिजॉर्ट का एक रूल है कि अगर हमारे रिजॉर्ट में किसी की भी शादी होती है तो हमारे रिजॉर्ट से कोई भी होस्ट नहीं बनता बल्कि हम बाहर से हायर करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस वेडिंग के होस्ट बन जाओ और इस वेडिंग को शानदार बनाओ। तो बेचारा सान जब ये बात सुनता है तो वो काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लायक हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो वानी कहती है तुमने पहले ही हाँ कह दी है कि तुम मेरी हेल्प करोगे, अब तुम पीछे नहीं मुकर सकते, तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। और वानी यहाँ पर सान को ये हुक्म फरमाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा सान पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है। आगे पूरब काम पर जा रहा होता है पर उसे निया को छोड़कर काम पर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता और वो निया को कहता भी है कि मेरा काम पर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो निया कहती है बहाना बनाना बंद करो और चुपचाप काम पर जाओ। तो पूरब कहता है ठीक है बाबा मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी बल्कि घर में रहोगी। तो निया कहती है ठीक है मैं घर पर ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, अब तुम काम पर जाओ। तो पूरब कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और पूरब यहाँ पर काम पर जाने के बजाय फिर से निया के साथ रोमांस फरमाने लगता है और रोमांस फरमाकर काम पर चला जाता है। इधर जैन को अपनी माँ की काफी फिक्र हो रही होती है क्योंकि जुआंग ठीक ढंग से खाना नहीं खा रही होती, ना ही दवाई टाइम पर ले रही होती है बल्कि दिन भर बेड पर ही पड़ी रहती है, जिस वजह से सारे लोगों को जुआंग की काफी फिक्र हो रही होती है, यहाँ तक कि नैनी को भी फिक्र हो रही होती है। इसलिए नैनी फिर से पूरब को कॉल करती है ताकि वो जुआंग के बारे में उसे बता सके, पर पूरब का फोन ऑफ रहता है जिस वजह से नैनी पूरब से कांटेक्ट नहीं कर पाती। तो नैनी सीधा सान को कॉल करती है ताकि सान पूरब को ढूंढकर घर वापस लेकर आ सके। आगे जैन स्कूल जाता है और वहाँ जाकर तारा को बताता है कि पूरब अंकल का वानी आंटी के साथ चक्कर चल रहा है। तो तारा जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे पूरब पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो निया को इस तरह कैसे भूल सकता है। वो तो बड़ा ही दावा कर रहा था कि वो निया से बहुत प्यार करता है, उसके बिना वो जी नहीं सकता, तो फिर वो 2 दिन में कैसे मूव ऑन कर सकता है। तुम्हारे अंकल सच में बहुत ही घटिया इंसान है। तुम्हारे अंकल को पता है ना कि तुम्हारी मॉम की तबीयत इतनी खराब है, क्या वो एक बार भी तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए नहीं आ सकते। तो जैन कहता है प्लीज अंकल को दोष देना बंद करो, इन समय अंकल की भी तो कोई गलती नहीं है ना। तो तारा कहती है जब तक तुम्हारे अंकल नहीं आ जाते तब तक तुम्हारी मॉम ठीक नहीं होगी, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते। अगर तुम्हारे अंकल तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए नहीं आ सकते तो तुम अपनी मॉम को अपने अंकल के पास लेकर क्यों नहीं चले जाते ताकि तुम्हारी मॉम बेटर हो सके। तो जैन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो अंकल नाराज हो जाएंगे। तो तारा कहती है तुम्हें अपने अंकल की इतनी पड़ी हुई है, अपनी मॉम की नहीं पड़ी हुई। तुम्हारी मॉम इतनी बीमार है और अभी भी तुम उस घटिया अंकल के बारे में सोच रहे हो जिसे किसी की भी कोई परवाह नहीं। इधर निया पूरा घर और गार्डन घूम रही होती है कि तभी उसकी नजर
अपनी मेड की ग्रैंड डॉटर पर पड़ती है जो बाहर खेल रही होती है। तो निया जब उस छोटी सी बच्ची को अकेले खेलते हुए देखती है तो वो उसके पास जाती है और उसके साथ खेलने लगती है और इसी तरह अपना दिन बिताने लगती है। आगे एक पेड़ से एक छोटी सी चिड़िया नीचे गिर जाती है तो निया नोइना के साथ मिलकर उस छोटे से चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में डालने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर पूरब आ जाता है और वो निया को गिरने से बचा लेता है और उसके बाद वो निया से पूछता है कि निया तुम ये क्या कर रही हो। तो निया उसे बताती है कि मैं इस छोटे से चिड़िया को उसके घोंसले में डालने की कोशिश कर रही थी। तो पूरब उस चिड़िया को हाथ में लेता है और उसे उसके घोंसले में डाल देता है और उसके बाद नीचे उतर जाता है। तो नोइना ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली उस पंछी की जान बच गई। आगे पूरब निया पर बहुत ही गुस्सा करता है कि उसे इस तरह पेड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत थी, अगर वो गिर जाती और उसे कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। तो निया कहती है मैं जानबूझकर थोड़ी ना गिरने वाली थी, बस मेरा पैर फिसल गया था जिस वजह से मैं गिर रही थी। तो पूरब कहता है अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता, क्या तुमने कभी सोचा है? निया तुम कुछ भी करने से पहले कुछ सोचती क्यों नहीं हो? तो निया कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ हुआ तो नहीं जो तुम बूढ़े लोगों की तरह मुझ पर इतना चिल्ला रहे हो। तो इस बात पर पूरब को बुरा लग जाता है कि निया उसे बुरा समझती है। तो निया जब पूरब को इस तरह नाराज देखती है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता और वो पूरब को जाकर हक कर लेती है और कहती है मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, तुम बेकार में ही बात का बतंगर बना रहे हो। तो पूरब कहता है ये पहली बार नहीं है जब तुमने मुझे बूढ़ा कहा है, पिछली बार भी तुमने मुझे बूढ़ा कहकर ही चिढ़ाया था। तो निया कहती है उस दिन तो मैं गुस्से में थी जिस वजह से मैंने तुम्हें वो सब कह दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो और गुस्सा थूक दो ना। तो पूरब कहता है जो भी हो, लेकिन हम दोनों के बीच जो एज का फर्क है वो कभी भी नहीं मिट सकता। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हें तुम्हारे एज वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। तुम ही सोचो ना मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ और मैं तुमसे पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो निया कहती है यही बात तो मैं भी तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें भी अपने उम्र वाली लड़कियों के साथ होना चाहिए और मेरी आंटी तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो पूरब कहता है प्लीज अपनी आंटी की बात मत करो निया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी बची कुछ ही लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं इस पल को जीना चाहता हूँ, ना कि अपने फ्यूचर को सोचकर अपने इस पल को बर्बाद करना। आगे पूरब भी नोइना के साथ बच्चा बन जाता है और वो नोइना के साथ मिलकर खेलने लगता है। तो यहाँ पर नोइना सबके लिए खाना बनाती है और सबको अपना खाना बेचती है। तो पूरब भी खुशी खुशी नोइना का खाना खरीदता है और उसे खा भी लेता है। तो नोइना और निया ये देखकर खूब हंसने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर नोइना घास फूस को मिलाकर उससे खाना बना रही होती है और उन्हीं की पत्तियों से खेल रही होती है, पर पूरब को इस बात का अंदाजा नहीं होता और इसी चक्कर में वो उसे खा लेता है। तो निया पूरब की इस बेवकूफ़ी को देखकर खूब हंसने लगती है और वो ठाके मार मार कर हंसने लगती है। तो पूरब को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है हंसना बंद करो, मुझे नहीं पता था कि वो घास फूस है, अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता। तो निया कहती है ठीक है मैं नहीं हंस रही, देखो मैं बिल्कुल भी नहीं हंस रही। और निया ये कहकर खूब हंसने लगती है क्योंकि उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि पूरब यहाँ पर इस तरह एक्टिंग करने लगता है जिस वजह से उसे और हंसना आ जाता है और इसी चक्कर में इन दोनों में थोड़ी नोक झोंक भी हो जाती है। तो पूरब कहता है तुम तभी से बहुत हंस रही थी ना, मेरा बहुत ही मजाक उड़ा रही थी ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हें तुम्हारे इस कारनामे की सजा मिलेगी। और यहाँ पर पूरब निया को किस करने लगता है और उसके साथ रोमांस फरमाने लगता है। तो बेचारी निया भी ये सब देखकर पूरब से दूर भागने लगती है। तो पूरब यहाँ पर निया को कसकर पकड़ लेता है और कहता है निया प्लीज मुझसे दूर भागना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो क्या तुम मेरे साथ ऐसे नहीं रह सकती? देखो ना हम दोनों यहाँ पर कितने खुश हैं। तो निया कहती है मैं भी खुश रहना चाहती हूँ पर मुझे अपनी आंटी के लिए बुरा लग रहा है, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। तो वानी आंटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उन्हें इस तरह धोखा नहीं दे सकती। तो पूरब कहता है निया अगर तुम जबरदस्ती मेरी शादी अपनी आंटी से करवा दोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद हम दोनों खुश रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। निया तुम्हारी आंटी भी खुश नहीं रहेगी, क्या तुम अपनी आंटी को ऐसे दलदल में धकेलना चाहती हो जहाँ पर उनकी लाइफ झंड हो जाए? नहीं ना, तुम्हें भी पता है कि प्यार के बिना कोई भी शादी नहीं टिकती, मेरी और उसकी भी नहीं टिकेगी, इसलिए प्लीज ये सब करना छोड़ दो और मेरे साथ यहाँ पर एक खुशहाल लाइफ जियो। आगे जैन जब स्कूल से घर वापस आता है तो उसकी मॉम सीढ़ियों पर चक्कर खाकर बैठी हुई होती है। तो जैन यहाँ पर अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप बाहर क्यों आई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कमरे में ही आराम करना चाहिए था। तो जुआन कहती है मैं तो नीचे तुम्हारे अंकल का वेट करने के लिए आई थी ताकि अगर तुम्हारे अंकल आए तो मैं उनसे मिल सकूं। तो जैन जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे अपनी मॉम के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी मॉम को
समझाता है कि अंकल अभी घर वापस नहीं आएंगे, इसलिए प्लीज़ उनके आने की उम्मीद छोड़ दीजिए। और वो ये कहकर अपनी मॉम को रूम में लेकर चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी मॉम को समझाता है कि प्लीज़ मॉम, अंकल का पीछा छोड़ दीजिए, वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। तो जुआंग कहती है, वो वानी इतनी चालाक निकले कि मुझे नहीं पता था, उसने मेरे पूरब को मुझसे ऐसे छीन लिया है कि अब मैं दोबारा उसे हासिल नहीं कर सकती, और मैंने इस बात को मान लिया है कि वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक आखिरी बार पूरब को देखना चाहती हूँ ताकि मैं ये पता लगा सकूँ कि वो ठीक है या नहीं। तो जैन जब अपनी मॉम की ऐसी हालत देखता है तो उसे अपनी मॉम के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी मॉम बस एक बार उसके अंकल को देखना चाहती है। इसलिए वो अपनी मॉम की खातिर पूरब अंकल के कार में जीपीएस ट्रैकर लगा देता है, क्योंकि जैन को पता होता है कि ड्राइवर को पता है कि पूरब कहाँ पर है, तो वो पूरब को लेने के लिए उसके घर जरूर जाएगा और इसी तरह वो पूरब अंकल का पता लगाकर अपनी मॉम से उन्हें मिलवा पाएगा। दूसरी तरफ घर के सारे लोगों को भी जुआंग की काफ़ी फिक्र हो रही होती है, क्योंकि जुआंग बहुत दिनों से ठीक ढंग से खाना नहीं खा रही होती, जिस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई होती है। इसलिए जुआंग यहाँ पर ड्राइवर से पूछती है कि पूरब सर कहाँ पर है, हमें बता दो ताकि हम उन्हें जुआंग मैडम के बारे में बता सके कि उनकी तबीयत सच में बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर अपना मुंह खोलने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो पूरब सर की प्राइवेसी को भंग नहीं करना चाहता। तो नैनी भी यहाँ पर ड्राइवर का ही साथ देती है और कहती है, तुम लोग ड्राइवर पर प्रेशर डालना बंद करो, बेचारा चाह कर भी तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसके बॉस का ऑर्डर है कि वो उसकी बातें किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। आगे सान वानी से मिलने के लिए उसके रिजॉर्ट आता है और उससे पूछता है पूरब कहाँ पर है। तो वानी उसे बताती है कि पूरब तो 2 दिन पहले ही यहाँ से जा चुका है। तो सान कहता है, तुम्हें पता है कि पूरब कहाँ पर गया है, क्योंकि उसका फोन ऑफ और उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा। तो वानी कहती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, शायद वो किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी होगा। वैसे कुछ हुआ है जो तुम इतने परेशान हो। तो सान उसे बताता है कि जुआंग की तबीयत बहुत ही खराब है। तो वानी कहती है, ओ ऐसी बात है। आगे वानी सान को कहती है, जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो मुझे खाने में कंपनी देना, वैसे भी मुझे अकेले खाना नहीं खाया जाता, कम से कम तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं आराम से खाना खा लूंगी। और वो ये कहकर सान को अपने साथ डिनर करवाने के लिए लेकर चली जाती है। आगे वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर वानी कुछ काम करने लगती है और अपने सारे वर्कर्स को समझाने लगती है कि ये डेकोरेशन ऐसे होगा और यहाँ से ये डेकोरेशन ऐसे किया जाएगा। और वो ये सारी चीज़ें बता ही रही होती है कि वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर सान आ जाता है और वो वानी को बचा लेता है और इसी चक्कर में इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है। वेल यहाँ पर सान को फाइनली वानी से प्यार हो जाता है, पर वो ये बात वानी के सामने जाहिर नहीं कर पाता। आगे सान वानी को खूब डांटता है कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। तो वानी कहती है, तुम खामखाई टेंशन ले रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं होता, मुझे तो इन सब की आदत है। तो सान कहता है, इतनी भी लापरवाही ठीक नहीं है वानी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो वानी कहती है, अगर तुम्हारे डांट का कोटा पूरा हो गया हो तो चलो खाना खाने चलते हैं। और वानी यहाँ पर सान को लेकर खाने के टेबल पर लेकर चली जाती है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर वानी सान को बहुत ही अच्छे से पैम्पर करती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो सान जब वानी को इस तरह देखता है तो वो उसकी सिंप्लिसिटी में पूरी तरह से फिदा हो जाता है, क्योंकि वानी हर चीज को अच्छी तरह से हैंडल करती है। वो कभी भी किसी भी चीज को लेकर गुस्सा नहीं करती और ना ही उसे जल्दबाजी में जज करती है। आगे सान को जब पता चलता है कि पूरब निया के साथ इस रिजॉर्ट से बाहर गया है तो उसे पक्का शक हो जाता है कि पूरब पक्का निया के साथ होगा। इसलिए वो यहाँ पर वानी से पूछता भी है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड गायब है, उसका फोन भी ऑफ है, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इतनी काम कैसे हो सकती हो। तो वानी कहती है, वो शायद किसी काम में बिजी होगा इसलिए उसका फोन ऑफ है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो सान कहता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने 2 दिन से तुम्हें कॉल नहीं किया और तुम गुस्सा भी नहीं हो रही और ना ही इस बारे में पता करने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। तो वानी कहती है, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, मैं कह रही हूँ ना, वो शायद किसी काम में फंस गया होगा जिस वजह से मुझे कॉल नहीं कर पाया। जब वो फ्री होगा वो खुद मुझे कॉल करेगा, तुम बेकार की बातें करना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ, ठीक है। पर सान यहाँ पर चुप होने का नाम ही नहीं लेता और वो वानी को पूरी तरह से परेशान कर देता है कि बाद में बेचारी वानी को मजबूरन पूरब को कॉल करना ही पड़ता है। पर पूरब उसका फ़ोन नहीं उठाता तो फिर वो बाद में निया को कॉल करती है, पर निया भी उसका कॉल नहीं उठाता। तो सान इस बात पर भी पैनिक करने लगता है और वो कहता है, तुम्हारी भतीजी तुम्हारा कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो वानी कहती है, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें उन लोगों की फिक्र हो रही है, शायद वो
कहीं बिजी होगी या उसका फोन रूम में छूट गया होगा, इसलिए वो फोन नहीं उठा रही। जैसे वो मेरा कॉल देखेगी तो वो रिटर्न जरूर करेगी, तुम परेशान होना बंद करो। दूसरी तरफ निया जब वानी का कॉल देखती है तो वो काफी पैनिक करने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी आंटी का कॉल कैसे उठाए। तो यहाँ पर पूरब कहता है तुम उसका कॉल उठा लो और उसे सारी सच्चाई बता दो। तो निया कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने आंटी को हम दोनों की सच्चाई बता दी तो उनका दिल टूट जाएगा। तो पूरब कहता है या तो तुम कॉल उठाकर अपनी आंटी को सारी सच्चाई बता दो या फिर उसके कॉल को इग्नोर करो। और पूरब ये कहकर निया के फोन को तकिए के नीचे रख देता है। तो निया काफी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी बड़ी बात अपनी आंटी को कैसे बताए। तो पूरब कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी आंटी से बात करूंगा और मैं उन्हें हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताऊंगा। देखना वो हम दोनों के रिश्ते को जरूर समझेगी और अप्रूव भी करेगी, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। और ये कहकर वो निया को हक कर लेता है। दूसरी तरफ रोज अपने जुए खेलने की आदत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाती, जिस चक्कर में वो फिर से 2 लाख का कर्जा ले लेती है। जब ये बात चैन को पता चलती है वो तो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है क्योंकि बेचारा ये सोचकर बैठा होता है कि रोज अब सुधर गई है। पर जब उसे रोज के ये सारे कारनामों के बारे में पता चलता है और उसे जब ये पता चलता है कि वो सारे गुंडे पैसों के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं तो वो काफी डर जाता है। इसलिए वो सीधा घर जाता है और अपना और अपनी बेटी का सारा सामान पैक करके रोज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो रोज यहाँ पर चैन को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर चैन उसकी एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि वो रोज को 1000 बार मौके देता है पर वो हर बार उसके भरोसे को चकनाचूर कर देती है। तो यहाँ पर रोज चैन को कहती भी है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। पर चैन उसकी एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि वो रोज को मौके दे देकर थक चुका होता है। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और रोज पागलों की तरह बैठकर रोने लगती है। आगे सान वानी से एक प्रश्न सवाल पूछता है और कहता है क्या तुम्हें पूरब पर कभी शक नहीं होता कि वो तुम्हें चीट कर रहा है। तो वानी कहती है मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ठोकर खाए हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ठोकरें खाई हैं और उन ठोकरों को खाकर हमेशा मुझे कोई ना कोई सीख मिली है। और इनमें से एक सीख ये भी है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वो इंसान भी अगर आपसे सच्चा प्यार करता है तो लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए तो वो उन सारी प्रॉब्लम का सामना करके आपके पास आता है। लेकिन अगर वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता तो आप उसके पीछे चाहे जान भी दे दे वो कभी भी आपका नहीं होगा। तो सान जब वानी की ये सारी स्टोरी सुनता है तो उसे वानी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है अगर पूरब ने तुम्हें धोखा दिया फिर तुम क्या करोगी। तो वानी कहती है अगर पूरब ने मुझे धोखा दिया ना तो इसका सारा ब्लेम मैं तुम पर ठोकूंगी क्योंकि मुझे पूरब से मिलवाने वाले भी तो तुम ही थे ना, तुम ही तो मुझे उसके साथ सेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर मेरा नुकसान हुआ तो इन सारे नुकसान की भरपाई तुम करोगे, समझे। इसलिए ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम इन सारे मामलों से बच जाओगे, अगर मेरा दिल दुखा तो तुम्हारा भी दिल दुखेगा। और वानी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा सान ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि पूरब के कारनामे ही ऐसे ऐसे होते हैं जिसे हैंडल करना सान के लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है।